नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आज एक पेनी स्टॉक है। तो देखिए पेनी स्टॉक सुनकर ही बहुत सारे लोगों के मन में यही सबसे पहले सवाल आते हैं कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना क्या सही है? क्या पेनी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? क्या पेनी स्टॉक हमारा पैसे को डुबा सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूँ, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया। बहुत सारे कमेंट्स कंटिन्यूअसली मुझे मिलता रहे और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने इस वीडियो को लेके आए, क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मुझे रिसर्च फाइनली जितना डेटा मिला वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि कंपनी एक एयरलाइंस कंपनी है और इसका नाम सबसे पहले मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट भी है कि इस कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो कंपनी का नाम है जेट एयरवेज़। देखिए नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि सर कंपनी के ऊपर पेनी स्टॉक है, क्या मैं निवेश करूँ? तो यही मुझे क्वेश्चन बार-बार पूछा गया कि सर मैं बहुत ऊपर में निवेश करके रखा हूँ, क्या वो फिर से उस जगह पे जा सकते हैं? क्या हो सकते, नहीं हो सकते, सब कुछ मैं डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। अगर सबसे पहले इंडिया के जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, उनमें से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है और किस तरीके से अलग-अलग कंपनी का मार्केट शेयर है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया में जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, अगर उससे कंपैरिज़न करूँ इंडिगो के बारे में, तो इंडिगो एक साइड में होगा और बाकी सारे कंपनीज़ दूसरे साइड में होगा। इसका मतलब है बाकी सारे कंपनीज़ भी एक साथ भी जुड़ जाए, तो भी इंडिगो के साथ टक्कर नहीं ले पाएँगे। इतना बड़ा कंपनी बन चुका है और इतना स्टेबल कंपनी है। तो आज मैं इंडिगो के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर इंडिगो के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। मैं इंडिगो के बारे में भी डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो 58% मार्केट शेयर है, उसके बाद विस्तारा के ऊपर 10% और उसके बाद आप देखेंगे तो एयर इंडिया जिसके ऊपर 8.4%, गो फास्ट के ऊपर 8.2%, स्पाइस जेट के ऊपर 8% और इस एयर एशिया उसके ऊपर करीबन 1.6% और बाकी अदर्स के ऊपर है। इसका मतलब आज जो जेट एयरलाइंस के बारे में बात करूंगा उसका मार्केट शेयर आपको मतलब बाकी जो अदर्स कंपनी है उसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। इसका मतलब इसका मार्केट शेयर ना के बराबर है। तो इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो एक टाइम इंडिया के नंबर 1 कंपनी था, आज कंपनी का हालत ना के बराबर है। कंपनी ऐसे क्या गलती किया और इसके ऊपर कौन सा फ्रॉड का आरोप है और इसका जो फाउंडर है उन्होंने किस तरीके से बिगेस्ट स्कैम किया और जिसके कारण आज उनका ईडी ने उसको पकड़ भी लिया और उसका जेल भी हुआ। तो इस सारे डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर मत करिए क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जेट एयरवेज के बारे में कुछ चर्चा कर लूँ। देखिए फाउंड किया गया मतलब कंपनी स्टार्ट किया गया था 1992 में। तब देखिए एयरलाइंस के उतना ज़्यादा एग्रेसिवली मोमेंटम नहीं था क्योंकि उतने ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिकली बहुत क्राइसिस था। लोग बस में चढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था, तो प्लेन में जाने का एक सपना था। जिस लोगों के पास पैसा था वही लोग अफोर्ड कर पाते थे। उसके बाद देखिए कंपनी मतलब धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और आज इसका हब बन चुके हैं बेंगलुरु में, दिल्ली, मुंबई में। और कंपनी के ऊपर जिस तरीके से बिजनेस हो रहा है वो मैं आपके साथ तो शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के कितने सारे फ्लाइट्स है 2022 के डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं। जेट एयरलाइंस का जो फ्लैट फ्लाइट्स है आप देखेंगे तो बोइंग बोइंग के ऊपर कितने सीट्स का फ्लाइट्स है आप देख सकते हैं। टोटल सीट कैपेसिटी कितना है और पैसेंजर कितना वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से मॉडल्स आपको दिखेगा। तो आप कहेंगे सर इस मॉडल्स को देख कर हमको क्या क्या मिलेगा? देखिए, अगर किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं ना, उस कंपनी का कोर बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। उस बिजनेस का अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। अगर सारी चीज़ आपके पास है, तो आपको कभी भी उस कंपनी से लॉसेस नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को वॉरेन बफेट जी यूज़ कर कर चुके हैं और राकेश झुनझुनवाला जी भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और बड़े-बड़े इन्वेस्टर इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे लिस्ट आपको दिखेगा। कंपनी फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट को खरीदारी किए थे 1996 में, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कितने सारे बोइंग्स को उन्होंने खरीदारी किए। तो कहने का मतलब है कंपनी के पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी है, मतलब बहुत सारे प्लेन्स भी है। अभी इतने सारे प्रोजेक्ट अच्छा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर खतरा कहाँ पे बना, जिसके चलते कंपनी आज एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। देखिए एयरलाइंस कंपनी दो कैटेगरीज के हिसाब से काम करते हैं। एक देखा जाए तो मैं दोनों के साथ डिवाइड करता हूँ। एक है लो कॉस्ट कैरियर, तो लो कॉस्ट कैरियर जिसको एलसीसी कहा जाता है और दूसरा है फुल सर्विसेज कैरियर जिसको एफएससी कहा जाता है।
तो फुल सर्विसेज करियर का मतलब क्या है, आपको प्लेन के अंदर लग्जरीज मिलेगा, खाने पीने का चीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और एलसीसी मतलब जहाँ पे सिर्फ प्लेन से आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ टिकट का प्राइस कम मिलेगा और बाकी कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी मॉडल्स के चलते हुए कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक्चुअली एफएससी मतलब स्पाइस जेट ने एफएससी इस मॉडल के हिसाब से काम कर रहा था। तो कंपनी डिसाइड किया कि अगर मुझे मार्केट में टिके रहना है तो मुझे एलसीसी मॉडल्स को भी यूज करना है, मतलब एलसीसी मॉडल्स के हिसाब से भी काम करना है। तो इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और आईपीओ मार्केट में लेके आया। और आईपीओ ले आने के बाद कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया और दूसरे एक कंपनी को वो खरीदारी किया जो कंपनी एक्चुअली एलसीसी के ऊपर काम कर रहे थे। तो सारे के सारे पैसा वहां पे लगा दिया। देखिए आईपी में जितना उसको पैसा मिला उस पैसे से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लेन्स खरीदारी किए। और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा जो गलती किया, उन्होंने जो एयर सहारा को उन्होंने खरीदारी किए। और यहाँ पे मैं गलती क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए कंपनी बहुत सारे प्लेन्स खरीदारी किए और उसके साथ साथ एयर सहारा को भी खरीदारी किए। यहाँ पे कंपनी एक चीज भूल गया, कंपनी के पास जो डेब्ट है, जो कर्जा है, उसको इस आईपीओ के पैसे से मिटाना चाहिए था। तो मगर कंपनी उल्टा किया, उल्टा और भी फ्लाइट खरीदारी किए, मतलब प्लेन खरीदारी किए। उसके साथ साथ दूसरे एक कंपनी है जो एलसीसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, उसको भी खरीदारी किए है। तो यही सबसे बड़ा फीचर में कंपनी को डुबाने का कारण बना। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लेकर मैं इस वीडियो लेके आया हूँ। देखिए फाइनली कंपनी का आईपीओ जब आया था, वो आईपीओ था करीबन 1100 प्राइस, 1100 मतलब 1100 रुपीज के पर शेयर में प्राइस दिया गया था। प्राइस बैंड दिया गया था 1100 रुपीज के आसपास। और आईपीओ आया था 2005 में। तो आईपीओ मार्केट में आने के बाद एक अच्छा खासा आईपीओ होना चाहिए था, मगर उल्टा हो गया, क्योंकि कंपनी की हालत ही कुछ इस तरीके से थे कि कंपनी खुद के पैसे से तो कंपनी को टिका नहीं पा रहा था। उल्टा कंपनी और भी ज्यादा प्लेन्स खरीदारी करने के लिए और एयर सहारा को खरीदारी करने के लिए उन्होंने आईपीओ लेके आए मार्केट में। तो आईपीओ में उतना सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और आईपीओ फॉल्स भी हो चुके थे। आप आईपीओ के एक डिटेल्स में आपको दिखा दूं तो 2005 में आपको 18 फरवरी में आईपीओ का ओपनिंग डेट दिया गया था, क्लोजिंग डेट 24 था और उसके बाद लिस्टिंग डेट 14 था। और देखिए आईपीओ यहाँ पे इशू साइज रखा गया था करीबन करीबन 1921 करोड़ के आसपास। तो 1921 करोड़ के आसपास टोटल इशू साइज रखा गया था, जिसमें फेस इशू रखा गया था 1 करोड़ 42 लैक्स के आसपास शेयर यहाँ पे रखा गया था। और बाकी ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी प्रोमोटर के जेब में जाएगा इस तरीके से पैसे। तो इस तरीके से कुछ आईपीओ लेके आए थे और आईपीओ तो उतना सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ और आईपीओ अच्छा खासा एक लॉस मतलब डिस्काउंट प्राइस में आईपीओ ओपन हुआ। और तब से लेकर मतलब आईपीओ जिस लेवल में ओपन हुआ था तब से लेकर कंपनी उस हायर लेवल को आज तक ब्रेकआउट नहीं कर पाए, कंटिन्यूसली गिरते चले गए और आज लोअर साइड में है। और कंपनी का जो प्राइस रेट है अभी वो आप देखेंगे तो 55 रुपीज के आसपास। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, मेरा काम प्राइस दिखाना नहीं है, मेरा काम कंपनी के बारे में जानकारी देना है। अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा। इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, सॉरी इस कंपनी का जो फाउंडर है, उन्होंने किस तरीके से स्कैम किया इस कंपनी के ऊपर, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जिसके कारण आज वो जेल में है। ईडी ने उसको गिरफ्तार भी किया है। चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए स्पाइस जेट का जो प्रोमोटर सॉरी स्पाइस जेट का जो फाउंडर है उनका नाम है नरेश गोयल जी। तो नरेश गोयल जी को यहाँ पे अरेस्टेड किया गया और ये डेट कौन सा है आप देखेंगे, सितंबर 2 सितंबर 2023 का अपडेट है। देखिए किस बेसिस में अरेस्ट किया गया वो पहले समझिए। देखिए व्हाट लीड टू जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल्स अरेस्टेड। तो किसने अरेस्टेड किया, ईडी ने अरेस्ट किया। मतलब ईडी ने क्यों अरेस्ट किया उसके पीछे कारण भी है। देखिए कंपनी ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अच्छा खासा लोन लिया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके साथ कनारा बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसके साथ साथ कनारा बैंक है, उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे ज्यादा लोन किसने दिया, पंजाब नेशनल बैंक ने। आप बहुत बार सुन चुके होंगे पंजाब नेशनल बैंक बहुत बुरी तरीके से पीटा और भी एक बार घोटाला हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बैंकरप्सी बहुत बार देखने को मिलता है। तो पंजाब नेशनल बैंक के मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घोटाला पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो कंपनी ने क्या किया, इस तीनों बैंक से 538 करोड़ मानी उठाया, पैसा उठाया लोन के लिए। और कंपनी ये बताया कि मैं इस लोन को बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मगर अल्टीमेटली कंपनी के जो मतलब फाउंडर है उन्होंने क्या किया, इस लोन को खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक चैरिटी मतलब चैरिटी जो फार्म है उसको पूरा का पूरा पैसा दिया
और उस चैरिटी फार्म से इंडिया के बाहर जितने सारे कंट्रीज है अलग अलग कंपनी को पैसा भेजा गया, क्योंकि वो यही कहा है कि चैरिटी के ऊपर उन्होंने कुछ पैसा दिया बिजनेस के हिसाब से, मतलब दान करने के लिए, मगर वो पैसा अल्टीमेटली जितने सारे कंपनीज को उन्होंने भेजा, ईडी ने जब रिसर्च किया वो सारे कंपनी नरेश गोयल जी के ही है। और उन्होंने सिर्फ इस कंपनी के ऊपर पैसा नहीं भेजा, उस पैसे को खुद के जेब में ले आने के लिए इस तरीके से काम किया। और उसी पैसे से नरेश गोयल जी का जो बेटी है, उनके जो कंपनी है उसके ऊपर भी पैसा चला गया। तो सोचिए कितना बड़ा बिगेस्ट स्कैम उन्होंने किया। तो देखिए आपको सर लग रहा है कि 500 करोड़ के आसपास स्कैम है, तो इतना क्या बिगेस्ट है? देखिए बिगेस्ट मैं नहीं कहूंगा, मगर इस तरीके से फ्रॉड अगर चलता रहे तो कंपनी के अंदर के बात आपके साथ छुपे रहेंगे और आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इतने सारे चीज मैंने आपके साथ इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी के बारे में, क्योंकि मेरे वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर मैं आपको सारी डिटेल्स दिखा पाऊँ कि देखिए कंपनी के ऊपर एक्चुअली क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर अभी तो मार्केट बुल रन में है, एयरलाइंस इंडिया तो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, तो स्पाइस जेट के ऊपर क्या अभी से निवेश करूं? इसका प्राइस सस्ते है, 50 रुपीज के आसपास है। देखिए बिल्कुल ऐसे मत करिएगा। कंपनी के बारे में अगर इस तरीके से फ्रॉड करने, चलो और एक फ्रॉड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए और एक कोर्ट केस भी आया था, जेट एयरवेज केस। यहाँ पे देखते एनसीएलटी। तो एनसीएलटी जो डिफर है, मतलब डिफर कर चुके थे हायरिंग ऑफ द प्ले वाई लीडर्स टू नवंबर 9th। तो इसके ऊपर भी एक कोर्ट केस लगाया गया था। तो सोचिए कितने सारे कोर्ट केस भी है, कितने सारे फ्रॉड केस भी इस कंपनी के ऊपर। और अभी फिलहाल के लिए कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 650 करोड़ के आसपास। चलो मैं मान ही लेता हूँ कंपनी बहुत छोटा है, कोई बात नहीं। कंपनी का देखिए आरओसी आरओई कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। कंपनी का बुक वैल्यू 1500% क्या 1500 रुपीज के आसपास नीचे है, इसका बुक वैल्यू ही इतना नेगेटिव है। और कंपनी का इनकम 1000 करोड़ से नेगेटिव है। कंपनी का डेब्ट देख लीजिए 3500 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप 650 करोड़ और कंपनी का इनकम 1000 करोड़ का नेगेटिव में है, मतलब लॉसेस में चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी कितना बड़ा कर्जा ले आप देख सकते हैं, 3500 करोड़। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी के ऊपर आप एक चीज देखकर आप बहुत सारे लोग यही मुझे पूछते रहते हैं कि सर कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, ये भी मैं मान लेता हूँ कंपनी खराब है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये मुझे कमेंट्स किया कि सर डीएस ने बहुत तगड़ा माल उठा के रखा 28% के आसपास, प्रोमोटर से भी ज्यादा। तो इसके बेसिस में आपको क्या कहना है? देखिए मैं एक बात आपको पहले बोल चुका हूँ कि सबसे ज्यादा लोन किसको दिया, कौन दिया, कौन सा बैंक? पीएनबी। तो पीएनबी ने सबसे ज्यादा पैसा इस कंपनी को दिया था और इसलिए पीएनबी ने क्या किया, उसका शेयर को गिरवी रख लिए। अभी देखिए इसका मतलब जो हिस्सेदारी है किसके पास है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के पास ही 26% के आसपास होल्डिंग है। बाकी गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए एलआईसी भी कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट किए, करीबन 2% के आसपास। तो सोचिए आप जो देखकर खुश हो रहे थे कि डीएस के पास 28% के आसपास होल्डिंग है, तो ऐसे मत सोचिए, प्लीज इसको वेरीफाई करिए। तो पब्लिक के पास देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं, जहां पे पब्लिक के अंदर आपको एलआईसी भी दिखेगा और देखिए एथर्ड जो एयरलाइंस है वो भी इसके अंदर दिखेगा। तो इसका मतलब खुद के कंपनी को बचाने के लिए खुद ही निवेश कर रहे हैं। अगर मैं यही चीज आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करूं, ध्यान दीजिएगा। जो एक टाइम कंपनी का सेल बहुत अच्छा था, कंपनी देखिए 2012 से लेकर 2018 तक कंपनी का सेल्स बहुत शानदार हुआ था। 2019 तक भी ठीक ठाक था, कोविड आया, इस कंपनी का पूरा दा एंड हो गया। मगर देखिए मान लेता हूँ कंपनी कोविड के टाइम में सेल्स कम किए, बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी का सेल्स कम हुआ। उसके बाद 2022 में सेल्स बढ़ना चाहिए था, 2023 में बढ़ना चाहिए था, उल्टा कंपनी का सेल्स कम हो गया, उल्टा कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, जिसके चलते हुए एक टाइम कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था आज वो बिग बिग लॉसेस कर रहा है। लॉसेस के साथ साथ कंपनी के डेब्ट भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको नेगेटिव में देखने को मिल चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में तो मैं बात पहले कर चुका हूँ। कंपनी के बैलेंस शीट को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया और वो भी 17,000 करोड़ के। मान के चलिए रिजर्व नेगेटिव का मतलब क्या है? मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आपको पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है बिजनेस को बचाने के लिए, तो आपने क्या किया, आपका जो दुकान है वो किसी के पास गिरवी रख दिया। अगर आपने उसको बोला कि मैं टाइम टू पेमेंट ना कर पाऊँ तो मेरा दुकान, मतलब मेरा जो दुकान है उस दुकान को तुम ले लेना। तो देखिए कहने का मतलब कि पूरा का पूरा आप तो गिर मतलब कर्जे में डूबे हुए हैं। कल अगर बिजनेस नहीं चला
और आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका जो रिजर्व है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला अभी। तो कंपनी का फिक्स एसेट 13,000 करोड़ से घट के हो चुके 800 करोड़। इसका मतलब लास्ट में देखा है तो कंपनी कर्जे को मिटाने के लिए, अब बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट्स किया है कि सर कर्जा तो बहुत अच्छा था, कर्जा कम भी किए हैं, मान लेता हूँ 13,000 कर्जा था, अभी 3,000 कर्जा है। तो आपको देखकर खुश मत हो जाइए, क्योंकि कंपनी फिक्स्ड एसेट को बेचकर ही यहाँ पे कर्जे को मिटाया है। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से आपको मतलब सारे दिशा से आपको अटैक कर चुके हैं। जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे, मैं ये कहूँगा कि आप संभल के काम करिए। आपने कुछ शायद अच्छे डिसीजन देखकर ही निवेश किए हैं। तो मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है और मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी निवेश नहीं करना चाहता। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न शायद आपको कुछ दिनों में अच्छा लगे, कुछ दिनों में शायद आपको अच्छा लगे, मगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न के हिसाब से 2000 मतलब 2018 से लेकर 2018 से लेकर आज तक की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी ऊपर ही नहीं जा पाए। और कंपनी का जो मतलब आईपीओ आया था, आईपीओ के आने के बाद थोड़ा सा ऊपर में देखने को मिला था, और आज तक आईपीओ का रेंज तो छोड़ दीजिए, कंपनी 100 रुपीज को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो बाकी तो ये था जेटीआरएस का पूरा डिटेल्स। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। अगर अब मैंने कुछ गलत कहा है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और जितने सारे डेटा मैं कलेक्ट कर पाया मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। शायद वो भी इस तरीके से गलती करे, पेनी स्टॉक देखकर ही निवेश कर लेते हैं। तो पेनी स्टॉक देखकर निवेश नहीं करना है, कंपनी के बारे में जानकारी लेकर ही निवेश करना है। तो वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।